हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर का टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग। आज के ई लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 2 और 3 के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? ऑप्शंस हैं टाइप डेफ, रजिस्टर, साइज ऑफ, एरे। टाइप डेफ एक कीवर्ड है जो कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। रजिस्टर भी एक कीवर्ड है जो कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास के लिए यूज किया जाता है। साइज ऑफ भी कीवर्ड है जो कि वेरिएबल का साइज ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। और एरे एक कीवर्ड नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। Question 2. Which of the following format specifier is used to print the value of octal integer type variable? इसका आंसर है ऑप्शन ए ओ। ओ ऑक्टल इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं डी जो कि डेसिमल इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, एक्स हेक्साडेसिमल इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं और यू अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन 12 and 7? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। आंसर है सी। यहाँ पे हमने 12 को बाइनरी में चेंज किया है जो कि हो गया है 1100। 7 को बाइनरी में लिखा है 0111 एंड एक बिटवाइज एंड ऑपरेटर है यानी कि बिटवाइज एंड करना है और एंड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 0100 जो कि है 4। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन 14'8 या रेज टू 8? ये जो सिंबल है रेज टू वाला, ये यहाँ पे एक बिटवाइज ऑपरेटर है जो कि XOR के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे 14 को बाइनरी में लिखा है जो कि है 1110। 8 को भी बाइनरी में लिखा है 100 और बिटवाइज को और करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 0110 क्योंकि 1 XOR 1 सेम बिट 1 और 1 को जब XOR करेंगे तो आंसर आ रहा है 0। फिर 1 और 0 को XOR करेंगे तो आंसर आ गया है 1। उसी प्रकार 1 0 को XOR करेंगे 1 और 0 0 XOR करने पे 0 तो आंसर आ रहा है 0110 जो कि 6 है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I is equals to 8 and j is equals to 5, what will be the output of assignment statement I percentage equals to j? परसेंटेज इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि I is equals to I परसेंटेज j के बराबर है। यहाँ पे I की वैल्यू है 8 और j की वैल्यू है 5 और परसेंटेज एक मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर ऑफ डिवीजन देता है। तो जब आप 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो रिमाइंडर क्या आया है 3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equals to 0.005, what will be the output of assignment statement z equals to ब्रैकेट में x greater than equals to 0
क्वेश्चन मार्क x कोलन 0। ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क और कोलन का सिंबल। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू है 0.005 और 0.005 क्योंकि 0 से बड़ा है तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। यहाँ पे x की वैल्यू जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं 0.005 तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो ट्रू के लिए है और सेकंड वैल्यू कोलन के बाद जो वैल्यू लिखी है पहली वाली ट्रू के लिए है और सेकंड वाली वैल्यू जब कंडीशन फॉल्स है। और क्योंकि कंडीशन ट्रू है इसलिए x की वैल्यू प्रिंट होगी। x की वैल्यू है 0.005 इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। Question 7. Which of the following is not a unary operator? फर्स्ट ऑप्शन है स्टार, ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। ये बाइनरी ऑपरेटर भी है मल्टीप्लिकेशन साइन, लेकिन स्टार अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल के आगे भी हम सिंगल स्टार काम में लेते हैं, जो कि पॉइंटर वेरिएबल जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है जो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए काम में लेते हैं। नेगेशन, ये सिंबल नेगेशन या नॉट सिंबल के लिए काम में आएगा। प्लस प्लस हमें मालूम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ऑप्शन ए सी डी यूनरी ऑपरेटर है और ऑप्शन बी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। Which of the following is a ternary operator? हमें मालूम है सी में सिर्फ एक ही टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क कोलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9. Which of the following is not a valid character constant? जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है उसे हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, जैसे यहाँ ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर ए। तो सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर। अब कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर हम एस्केप सीक्वेंस भी काम में ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर \0, ये नल कैरेक्टर है, एस्केप सीक्वेंस फॉर नल कैरेक्टर, तो ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 052 ये एक ऑक्टल इंटीजर के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्योंकि जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है इसकी जो वैल्यू रेंज है वो -127 टू +127 हो सकती है और 52 इस रेंज के अंदर है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है और ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है वो है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर की जगह 3 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं x, y, z। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। Which of the following is a valid integer constant? पहला ऑप्शन है 018, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है ऑक्टल नंबर। और ऑक्टल के अंदर जो डिजिट्स अलाउड हैं वो हैं सिर्फ 0 से लेके 7 तक, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया है 8 नंबर, 8 अलाउड नहीं है, इसलिए ये एक वैलिड इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। दूसरा, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कॉमा आ रहा है, कॉमा इज नॉट अलाउड, इसलिए ये भी इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। 0x ये बता रहा है ये हेक्साडेसिमल नंबर है और हेक्साडेसिमल में g अलाउड नहीं है, सिर्फ जो लेटर्स हैं वो हैं A, B, C, D, E और F, g आता नहीं है हेक्साडेसिमल में, इसलिए ये भी इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन डी। सो 743 हमारा एक वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन 10 का आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ पे इंट मेन ए एक इंटीजर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने दी है 123। इसको प्रिंट करते वक्त प्रिंटफ स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर दोनों साइड स्टार लगा हुआ है, तो जो भी वैल्यू प्रिंट होगी उसके दोनों साइड के अंदर स्टार ऑप्शन लगेगा। शुरू में भी स्टार आएगा, लास्ट में भी स्टार आएगा। तो अब जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर में, चारों में शुरू में स्टार है और लास्ट में भी स्टार है। आप कैसे डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे डी से पहले क्या लिखा है 06, इसका मतलब क्या है 6 प्लेस के अंदर हमें ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो 6 आप देखोगे कि किस में आ रहा है, ऑप्शन सी और डी के अंदर। यहाँ पे 6 प्लेस के अंदर 1 2 3 को प्रिंट करना है और 1 2 3 को हमें राइट जस्टिफाइड यानी कि राइट हैंड साइड में, और जो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस है उसको हमने 0 से फिल कर दिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 6 यहाँ पे ये 06 बता रहा है विड्थ कि 6 प्लेस के अंदर हमें ए की वैल्यू को प्रिंट करना है, और डी क्या बता रहा है, ये एक डेसिमल इंटीजर है। तो 6 प्लेस के अंदर हमने 1 2 3 को प्रिंट किया है, तो राइट जस्टिफाइड ये 3 डिजिट यहाँ रह गए, ये खाली जो स्पेस ब्लैंक थी उसको 0 से फिल कर दिया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, डैश कैरेक्टर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग के लास्ट में हम नल कैरेक्टर प्लेस करते हैं जो कि है \0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। Which of the following is not a valid string constant? String constant हमें ध्यान रखना है कि string constant हमेशा डबल कोट्स के स्टार्टिंग डबल कोट्स के बीच में लिखा हुआ होता है, यानी कि शुरू में डबल कोट्स आएगा और एंड में डबल कोट्स आएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस, ए के अंदर भी डबल कोट से शुरू हो रहा है, एंड डबल कोट से हो रहा है, बी भी डबल कोट से शुरू हो रहा है, लास्ट में डबल कोट्स आ रहा है, डी में भी डबल कोट्स दोनों तरफ लगे हुए हैं, लेकिन सी में सिर्फ एक ही तरफ लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में डबल कोट्स मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ऑप्शन बी के अंदर डबल कोट्स तो लगा हुआ है, लेकिन बीच में हम एस्केप सीक्वेंस यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर \n काम में ले रहे हैं, और कंप्यूटर जब इस तरह के स्ट्रिंग कांस्टेंट को प्रिंट करता है तो वो इस तरह से आएगा, लाइन 1, नेक्स्ट लाइन के अंदर लाइन 2 और उसके बाद नेक्स्ट में लाइन 3। क्योंकि लाइन 1 के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर है, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, लाइन 2 प्रिंट होने के बाद फिर से न्यू लाइन कैरेक्टर है, लाइन 3। इसलिए इस केस के अंदर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 अलग अलग लाइंस में प्रिंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, i is equals to 8, j is equals to 5। i और j इंटीजर वेरिएबल्स हैं, c और d कैरेक्टर वेरिएबल है, जहाँ पे c की वैल्यू है स्मॉल c और d की वैल्यू है स्मॉल d। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जब हम ये वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं, i की वैल्यू 8 आ जाएगी, j की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस केस के अंदर 3 into 8 पहले सॉल्व होगा जो कि है 24, और 2 into 5 यानी कि 20। तो जैसे यहाँ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सबकी वैल्यूज पहले पुट कर दी, i की जगह 8, j की वैल्यू 5, 3 into 8 24, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, 2 into 5 10, और 24 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये 14। अब ये वाले क्वेश्चन को देखें, d और c, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में d और c की वैल्यू, d मालूम है लेटर d है और c यहाँ पे लेटर c है। जो स्मॉल a होता है, इसकी जो s की वैल्यू है
वो 97 है। ये हमें याद रखना है। वैसे a की वैल्यू होती है 65 और कैपिटल A और स्मॉल a के अंदर जो डिफरेंस होता है वो होगा 32 का। अब a की वैल्यू 97 है, बाकी हम निकाल सकते हैं। b की 98 हो जाएगी, c की 99, d की 100। तो यहाँ पे d की जगह हमने डाला है 100 और c की जगह डाला है 99। इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। 2 इंटू 100 जो कि हो गया है 200 और माइनस 99 तो जो कि आ गया 101 और 14 को 101 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हो गया है 14। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। Which of the following is typecast operator in C language? जब भी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त हमें कभी भी किसी इंटीजर वैल्यू को या फ्लोट के अंदर चेंज करना है, फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना है या इंटीजर को कैरेक्टर में चेंज करना है, तो हम टाइपकास्ट काम में लेते हैं। और टाइपकास्ट किस है, ब्रैकेट के अंदर जिस टाइप में भी चेंज करना है वो टाइप लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड? तो सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए और मेमोरी में अगर सेव भी करना है, यानी कि किसी वेरिएबल में सेव करना है, तो हम जनरली गेट कैरेक्टर या गेट सी ऑप्शन काम में लेते हैं। सिर्फ बफर एरिया में स्टोर करना है और उसको डिस्प्ले भी कराना है तो गेट CHE वाला ऑप्शन है। तो ये तीनों ही फंक्शंस सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए काम में लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। Next question 17. Which of the following function is used to read a line of text from keyboard? सिंगल लाइन या लाइन ऑफ टेक्स्ट को कीबोर्ड से रीड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हम गेट स्ट्रिंग फंक्शन से भी एक टेक्स्ट लाइन को रीड कर सकते हैं और दूसरा स्कैनफ स्ट्रिंग फंक्शन को काम में लेके भी हम टेक्स्ट लाइन को रीड कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। गेट CH सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है और जिसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इनकरेक्ट वेरिएबल नेम? वेरिएबल नेम लिखते हुए हमेशा हमें इसके रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, बाकी के कैरेक्टर्स अल्फाबेट या फिर डिजिट्स 0 to 9 हो सकते हैं। सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कॉमा प्लस अलाउड नहीं है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे रोल नंबर सही है क्योंकि फर्स्ट लेटर अल्फाबेट है और बाकी भी अल्फाबेट्स हैं। रोल अंडरस्कोर नंबर ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर आ रहा है। रोल नंबर भी सही है। तो जो गलत है जहाँ पे रोल माइनस नंबर लिखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? इंक्लूड stdio.h, मेन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। इंट i इक्वल्स टू 0, तो यानी कि i की वैल्यू हमने क्या कर दी है इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया है i और इसकी वैल्यू को कर दिया है 0। इंट x इक्वल्स टू i प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो बाद में लिखा है, तो यानी कि इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब पहले x इक्वल्स टू i, पहले i की वैल्यू पहले यहाँ इस एक्सप्रेशन में i को काम में लेंगे और फिर इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो i की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 के बराबर
और फिर प्लस प्लस आई करेंगे जो कि आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस, पहले आई को काम में लेना है, काम में लिया तो x की वैल्यू हो गई है 0, फिर प्लस करना है, यानी कि प्लस प्लस क्योंकि बाद में आ रहा है तो बाद काम में पहले लेना है और बाद में इंक्रीमेंट करना है, और इंक्रीमेंट करने पे i की वैल्यू हो गई है 1। अब नेक्स्ट कमांड है y इज इक्वल्स टू प्लस प्लस आई। अब ये है प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट करना है फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट में काम में लेना है। तो प्लस प्लस आई करेंगे तो 1 से 1 से इंक्रीमेंट होके हो गया 2, और ये हमें y में स्टोर करना है, y की वैल्यू हो गई है 2। तो जब इसको प्रिंट करेंगे x और y की वैल्यू तो आंसर कितना आ रहा है 0 2, तो ऑप्शन है सी। वही सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, i इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि पहले प्री यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले काम में लेना है फिर इंक्रीमेंट करना है, इसलिए x इक्वल्स टू 0, उसके बाद i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। y इज इक्वल्स टू प्लस प्लस आई, प्री इंक्रीमेंट है यानी कि पहले इंक्रीमेंट करना है फिर काम में लेना है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले काम में लेना है बाद में इंक्रीमेंट करना है। तो y इक्वल्स टू 2 हो गया, i इक्वल्स टू 2, और जब प्रिंट कर रहे हैं x और y की वैल्यू तो आंसर आएगा 0 2। क्वेश्चन 20, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? इंक्लूड stdio.h void main। यहाँ पे हमने एक 3 वेरिएबल्स काम में ले रहे हैं x y z। x की जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको हमने इनिशियलाइज किया है 4, और 2 वेरिएबल्स काम में लिए हैं y और z। अब y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस x। अब डिक्रीमेंट पहले आ रहा है तो प्री डिक्रीमेंट है, यानी कि पहले कम करना है फिर y में स्टोर करना है। तो यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हो गया 4 से 3, 3 कहाँ स्टोर करना है y में, तो y की वैल्यू हो गई है 3। नेक्स्ट लाइन है z इक्वल्स टू x माइनस माइनस। अब इस केस में क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट, बाद में है डिक्रीमेंट का सिंबल, यानी कि पहले काम में लेना है, काम में लेंगे तो पहले z इक्वल्स टू x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 3, तो z में 3 स्टोर हो गया, फिर माइनस माइनस एग्जीक्यूट होगा जो कि अब डिक्रीमेंट करेंगी। तो जब माइनस माइनस बाद में लिखा है यानी कि पहले काम में लेना है फिर डिक्रीमेंट करना है, तो जब x y z को प्रिंट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 3 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। Next question, what will be the output of the following C code? Include stdio.h int main a equals to 4, b, यानी कि 2 वेरिएबल्स काम में ले रहे हैं a और b, जहाँ पे a की स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 4, b इज इक्वल्स टू a, 2 बार राइट एरो है यानी कि राइट शिफ्ट करना है, तो 4 को बाइनरी में हम इस प्रकार से लिखते हैं 0 1 0 0। रजिस्टर बड़ा भी होगा तो बाकी बिट्स क्या होंगी 0, अगर 8 बिट रजिस्टर है तो 4 0। अब इन सबको एक बिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला 0 है ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 0 0 0 0 1 0। जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये नंबर 2 के बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
Which of the following statement is false? Constant variables need not be defined as they are declared and can be defined later. चाहे constant variables हो चाहे changing variables हो, सभी variables को हमें declare करना होता है. Global constant variables are initialized to 0. अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो उनकी वैल्यू 0 असाइन होती है. कांस्टेंट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट वैल्यूज. ये ऑप्शन भी सही है. यू कैन नॉट रीअसाइन ए वैल्यू टू ए कांस्टेंट वेरिएबल. कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू एक बार जो असाइन कर दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है. सिर्फ ऑप्शन ए गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. Next question, what will be the value of expression 5 multiplied by 9 divided by 2 plus 8? 5 multiplied by 9, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा. 5 multiplied by 9 यानी कि 45. 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 22.5 नहीं आएगा, इंटीजर में आएगा सिर्फ 22, और प्लस 8 करेंगे तो 30. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आ गया 45, डिवाइड बाय 2 प्लस 8 एज इट इज है. 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि दोनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं तो आंसर भी इंटीजर में आएगा, जो कि 22.5 नहीं होगा, सिर्फ 22 होगा. कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है. सारे नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर्स हम काम में ले रहे हैं सारे इंटीजर डिजिट्स हैं, इसलिए आंसर भी इंटीजर ही आएगा. तो 22 प्लस 8 आंसर हो गया है 30, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन 24, if a is equals to 2 and b is equals to 0, what will be the output of assignment statement? y is equals to b equals to 0 question mark a colon. आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर काम में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क और कोलन. इस क्वेश्चन मार्क के साथ ये कोलन आ गया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रू के लिए है, और ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये ऑप्शन फॉल्स के लिए है. तो सबसे पहले हम ये देख लें कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. तो b इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 0 ही है तो कंडीशन ट्रू है, और ट्रू है तो सिर्फ पहला ऑप्शन यानी कि ट्रू वाला केस जो कि a, y इज इक्वल्स टू a के बराबर हो जाएगा, जो कि है 2. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2. फॉल्स वाले पार्ट में फिर से एक टर्नरी ऑपरेटर ही काम में लिया है, क्वेश्चन मार्क और कोलन, लेकिन वो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा जो पहला कंडीशन है वो ट्रू हो गया है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन 25, मेमोरी एलोकेटेड टू कैरेक्टर वेरिएबल. कैरेक्टर वेरिएबल को 1 बाइट मेमोरी एलोकेट की जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. मेमोरी एलोकेटेड टू वेरिएबल ऑफ टाइप डबल. डबल वेरिएबल को हम 8 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी. मेमोरी एलोकेटेड टू वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग इंटीजर. जो भी इंटीजर को मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे 2 बाइट है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जस्ट डबल यानी कि 4 बाइट. तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी. अब लॉन्ग इंटीजर, अगर इंटीजर वेरिएबल को 4 बाइट्स है, क्योंकि ये जनरली कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 32 बिट प्रोसेसर काम में ले रहे हैं या 64 बिट प्रोसेसर काम में आ रहा है. तो अगर इंटीजर के लिए 4 बाइट्स मेमोरी काम में आ रही हैं तो लॉन्ग इंटीजर के लिए 8 बाइट हो जाएगा, और अगर इंटीजर वेरिएबल के लिए 2 बाइट्स हैं तो लॉन्ग इंटीजर के लिए 4 बाइट्स हो जाएंगे. तो ये मानते हुए कि अगर 2 बाइट्स इंटीजर के लिए काम में आ रहे हैं तो लॉन्ग इंटीजर के लिए हो गया है 4 बाइट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 28, memory allocated to variable of type float
फ्लोट को हम 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29. Suppose I is the integer variable and f is a float variable. If I is equals to 7 and f is equals to 8.5, the value of expression int I plus f percentage 4 is. यहाँ पे ये ध्यान देखिए कि हम एक टाइपकास्ट वेरिएबल काम में ले रहे हैं int I प्लस f को जब सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8.5 जो कि हो जाएगा 15.5। इस 15.5 को क्या करना है, सिर्फ इंटीजर यानी कि 15 और 15% 4 हम करेंगे, यानी कि 15 को 4 से डिवाइड जब करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, 4 3 12 और 12 को 15 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, तो रिमाइंडर है 3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। int 7 प्लस 8.5 जो कि हो गया 15.5, इसका इंटीजर पार्ट लिया तो ये आंसर आ गया 15, 15% 4 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following format specifier is used to print the value of unsigned integer type variable? अनसाइंड इंटीजर के लिए हम ऑप्शन काम में लेते हैं %u, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू स्टूडेंट्स।